हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो भेजे, एक ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और एक हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अनफॉर्चुनेटली मैंने नोटिस किया कि कई लोगों ने तो अभी तक वीडियो देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा भी है तो उन्होंने पूरा नहीं देखा। स्टार्ट किया ओके दिस इज द चैप्टर और उसके बाद क्लोज कर दिया। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हैविंग अ पर्सनल मोबाइल एंड मे बी यूजिंग योर मॉम्स मोबाइल और डैड्स मोबाइल। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मम्मी और पापा अपने मोबाइल पे ये वीडियो देखते हैं और फिर सोचते हैं किसी टाइम पे बच्चों को दिखा देंगे, और वहाँ से बात आई गई हो जाती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, please pass this video to your children, and students, I request you watch this video in full, and if there is any misunderstanding, any confusion or any problem, you are welcome to call me anytime. अब मैंने इसी के साथ ही एक और रिक्वेस्ट भी किया था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये वीडियो मैंने कब लोड किया है, कब आपके पास पहुंचा है क्या पता। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे मेरा चैनल और बेल आइकॉन पुश करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो जैसे ही मेरा वीडियो लोड होगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको पहले की सिविक्स भी कहा जाता था। अब आते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इतना क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसी क्या बात है कि बाकायदा इसके लिए एक सब्जेक्ट बना दिया गया, कई सारे चैप्टर्स बना दिए गए, और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में ही नहीं, इसके आगे भी आप देखेंगे आपको सिविक्स में या एसपीएल में इससे रिलेटेड कई सारे कंटेंट्स मिलेंगे। ये सिर्फ आपकी बिगिनिंग है और आपका नॉलेज भी बिगिनिंग लेवल का ही होगा इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, सिंपली एक बुक है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो सबके लिए फायदेमंद है। वो है क्या चीज? आते हैं। पहली चीज, एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसको उस देश के लोग, जिस देश का ये कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, उस देश के सारे सिटीजन्स एग्री करते हैं, उस प्रिंसिपल को एग्री करते हैं। दूसरी चीज़, कई सारे रूल्स गाइडलाइंस का एक सेट होता है जिसको फॉलो करके गवर्नमेंट चलती है, पब्लिक चलती है, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का रिलेशन चलता है, सिस्टम चलता है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी ज़रूरत क्या है? क्यों कंट्रियों को इसकी ज़रूरत है? एक्चुअली सारी कंट्रियों को तो नहीं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है? अगर डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है यानी कि राजा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, राजा है, किंग है, शासक है, तब तो सब कुछ उसकी मर्ज़ी से चलेगा। अच्छा रहा तो, खराब रहा तो, जो बोलेगा वही कानून है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। पहले आप डेमोक्रेसी समझ लीजिए क्या होता है। जहाँ पे जिस देश में वहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है इस देश को चलाने के लिए, तो ऐसी सिस्टम को हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी। एक बात हो गई। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अलग अलग चैप्टर में आप लोग जानेंगे, शायद कुछ 7th में जान चुके होंगे। तो इसमें 3 चीज़ पहली आ गई। एक तो प्रिंसिपल जिस पे उस देश के सारे सिटीजन एग्री करते हैं। दूसरा सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिससे कि वो कंट्री गवर्न होती है। तीसरा और मेन इम्पॉर्टेंट, इसमें सिटीजन्स के लिए और इस देश को चलाने वालों के लिए
कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कई सारी राइट्स होते हैं। हमारे देश का सिस्टम क्या है? जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। बिल्कुल होगा जी, होगा। क्या नेपाल में है? बिल्कुल जी है। क्या 20-25 साल पहले था? जी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तो वहाँ राजा वीरेंद्र प्रताप थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर माओवादियों ने बहुत स्ट्रगल किया और डेमोक्रेसी लाने में सफल हो गए। जब डेमोक्रेसी आई तो जाहिर सी बात है, संविधान होगा, देश कैसे चलेगा, देश को कैसे चलाया जाएगा, देश में रहने वाले कैसे चलेंगे, इन सब के लिए एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। और जिस बुक में इसको लिखा जाता है वही होता है संविधान। तो हमारे इंडिया में 1925 के आसपास जब बहुत सारे लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तो वहीं एक तबका, एक धड़ा जनता के कुछ बुद्धिजीवी लोग ये सोच में पड़े हुए थे कि आज़ादी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद ये देश चलेगा कैसे? कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, देश में रहने वाले क्या होंगे, कैसे होंगे? और तब ये डिसाइड किया, लोगों ने तय किया कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसके हिसाब से ये देश और देशवासी और देश चलाने वाले सभी चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आता है 1934 में कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट की जाए, जिसके मेंबर्स आए दिन ये डिस्कशन करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ ज़रूरी बनाना चाहिए और क्या चीज़ प्रतिबंधित कर देनी चाहिए, किस चीज़ के लिए प्रोहिबिशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फ्री इंडिया, आज़ाद भारत के पहले प्रेसिडेंट भी थे। सारी चीज़ें तय होने के बाद अब ये हुआ कि इसको लिख लिया जाए। लिखने के लिए एक टीम बनाई गई, संविधान लिखना शुरू हुआ। दिसंबर 1914 से स्टार्ट करके नवंबर 1949 तक लिखा जाता रहा और इस लेखन कार्य के अध्यक्ष बनाए गए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। एक बार इनके लिए तालियां। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया सर आपने, आपको हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमको वो किताब दी है जिसको भारत में गीता, कुरान, बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब के बाद सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। एक्चुअली ये चारों किताबें भी जीने के तरीका ही बताती है, लेकिन भारत के लोगों के जीने का तरीका जो किताब बताती है वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान। अब इसकी कुछ मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। इसमें है क्या चीज़, इसके कुछ की फीचर्स ऐसे हैं, 5 की फीचर्स जो बताना ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पे ये देश चल रहा है। उसमें पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है ताकत या सत्ता किसी एक के पास नहीं रहेगी, बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके एक से ज़्यादा लेवल होंगे और इंडिया में पावर का जो सेपरेशन हुआ है वो 3 लेवल का है। एक है सेंट्रल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है लोकल लेवल। आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, लोकल लेवल में पंचायती राज एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया फेडरल इंडिया होगा, पावर किसी एक हाथ में ना होकर के 3 लेवल पे होगी, जिसमें एक लोकल लेवल जिसको कि आप नगर पालिका या ग्राम पंचायत कह सकते हैं, दूसरा स्टेट लेवल जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए चुन के जाए जाते हैं और हर स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट होती है, और तीसरी और सबसे ऊपर की लेवल है सेंट्रल लेवल, जो कि दिल्ली में
पार्लियामेंट में चलती है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो कई मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो फेडरलिज्म का मतलब ये हो गया। सेकंड नंबर पे आता है सेक्युलरिज्म। सर अब ये सेक्युलरिज्म क्या भला है? कोई भला वाला नहीं है। सेक्युलरिज्म सिर्फ हमें ये बताता है कि किसी भी सिटीज़न को समान अधिकार रहेंगे, सारे सिटीजन्स को समान अधिकार रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। पावर और रिलीजन ये दोनों अलग होंगे, ना तो कोई रिलीजन पावर में आ सकता है और ना ही पावर किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रिलीजन या कास्ट के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यही है सेक्युलरिज्म का असली फंडा। और यही वजह है जिसे मैंने कि बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें अलाउ की गई हैं और कुछ चीज़ें प्रोहिबिट भी की गई हैं। तो पहले अनटचेबिलिटी आप लोगों ने सुना होगा, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बैन कर दिया गया। अब अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं हो सकती। तीसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बिजनेस। सारे लोग जानते हैं पार्लियामेंट क्या होता है और पार्लियामेंट में क्या होता है। अगर बच्चे नहीं जानते तो आई एम श्योर उनके पेरेंट्स जानते होंगे, वो भी शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है बाद में अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है। लोकल लेवल पे कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं जिसको बोलते हैं लोकसभा क्षेत्र। हर क्षेत्र से यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहने वाली पब्लिक, वहाँ रहने वाली जनता, वहाँ के सिटीज़न सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक मेंबर, एक एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं और सारे सेलेक्टेड मेंबर, सारे सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं पार्लियामेंट में और उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। ये वही एमपी होते हैं जो बाद में अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर अपने काम में हाथ बटाने के लिए तमाम तरह के मिनिस्टर जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर एक्सेट्रा अपॉइंट करता है। चौथा, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि इंडियन सिस्टम के 3 ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, नाक, कान, आँख, गुर्दे, फेफड़े एक्सेट्रा, वैसे अगर हमारे इंडियन सिस्टम के ऑर्गन्स देखा जाए तो वो 3 ऑर्गन्स हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा हमारे पास है जुडिशियल। अब ये तीनों है क्या? लेजिस्लेटिव यानी कि वो लोग जो पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठते हैं और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जैसी जैसी ज़रूरत पड़े वैसे वैसे नए नए कानून बनाए जाएं या पुराने कानून में संशोधन किया जाए। अच्छा, इसमें एक शर्त और है कि कानून चाहे जैसा बने लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो संविधान बन गया है उसी के अनुरूप कानून बनना चाहिए या उसी के अनुरूप कानून में बदलाव होना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हो सकता। लास्ट में हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए यानी कि हमारी जो मूलभूत अधिकार है जो कि हर सिटीजन को मिली हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारी चीज़ें क्या हैं? 1 by 1 जानते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि हमने बताया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया के सारे सिटीजन एक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो फैसिलिटी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीज़न के लिए है वही दूसरे सिटीज़न के लिए भी है, चाहे वो किसी छोटे से शहर या गांव का रहने वाला छोटी जात का छोटा आदमी हो या इंडिया का प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो।
सब के लिए रूल्स रेगुलेशन नियम कानून एक बराबर है, कोई उनसे भाग नहीं सकता, सब लोग इक्वल है। दूसरा हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि भारत में कहीं भी आने जाने खाने पीने रहने काम करने कमाने खर्च करने की सबको छूट है। यस, लीगली नॉट इलीगली। ऐसा नहीं है कि छूट है तो मतलब आप कोई जाके इलीगल काम कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लीगल काम करने की सारी आज़ादी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। ज़रूरी बस इतना ही है कि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, जैसे कि जहाँ लाइसेंस की ज़रूरत है वहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरी बात है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है जो बताता है कि ना तो पावर और ना ही कोई रिलीजन एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ना एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट कर सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो जनहित में किसी रिलीजन के कुछ पहलुओं को अलाउ कर सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, सिख लोग टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। अब रूल तो ये है कि कोई बाइक से जाएगा तो हेलमेट लगा के जाएगा, लेकिन चूंकि एक सिख है वो टर्बन पहने हुआ है, वो हेलमेट नहीं लगा सकता, तो उसको इस रूल से छूट मिली हुई है कि आपने पगड़ी पहनी हुई है, आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी नहीं है, आप बिना हेलमेट लगाए पगड़ी पहन के अपनी बाइक लेके जा सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज पावर में रहने वाले यानी कि गवर्नमेंट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ही कोई एक रिलीजन या कास्ट दूसरे रिलीजन या कास्ट में इंटरफेयर कर सकता है, ना डोमिनेट कर सकता है। अगर ऐसा होता तो शायद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बहुत झगड़ा होता। हमेशा जो मेजॉरिटी होती वो माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करती, लेकिन थैंक गॉड, थैंक टू बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने ये प्रावधान रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता है, और इसी को बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है, अगर एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप या कम्युनिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या एक कोई रिलीजन या कास्ट का, बड़े कास्ट का या बड़े रिलीजन का जो सो कॉल्ड कहते हैं अपने आप को, अपने से छोटे वालों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसी को तो एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। यस, उसी को एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन कोई नहीं कर सकता अननेसेसरी, ना तो गवर्नमेंट आपको एक्सप्लॉयट कर सकती है, ना कोई कम्युनिटी, ना कोई ग्रुप, कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हर सिटीज़न को अपनी पसंद के हिसाब से अपना कल्चर, अपना हैबिटेट चुनने की पूरी आज़ादी है। अपनी पसंद के हिसाब से एजुकेशन लेने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, पढ़ाने की आज़ादी है, सिखाने की आज़ादी है। इसमें ना तो गवर्नमेंट और ना ही कोई दूसरा ऑफिशियल इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लास्ट में हम आते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इनके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और रेमेडीज़ बताई गई है, छोटी छोटी जो टाइम पे आती रहती है, जाती रहती है, हमारे नॉलेज में आती है। मुझे तो इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में कोई एडवोकेट या कुछ लोगों के घर में शायद जज भी होंगे, और नहीं भी होंगे तो बहुत से लोग होंगे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या क्या हैं। ये सबके लिए, जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ है वो सबके लिए है, चाहे वो इंडिया का प्रेसिडेंट हो, चाहे किसी छोटे से शहर या छोटे से गांव का, छोटे से कस्बे में रहने वाला छोटा सा आदमी हो, सबके लिए एक बराबर है। जो एक के लिए है वो सब के लिए है, जो एक के लिए बैन है वो सब के लिए बैन है। सम एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने आपको वो सिख और पगड़ी और मोटर बाइक हेलमेट वाला एक एक्सपेक्टेशन बताया था। आई होप आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे ये सब चल रहा है, आप व्हाट्सएप देख सकते हैं, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
नोटिफिकेशन ऑन कर दें बेल आइकॉन पुश करके। हैव अ नाइस डे, होप यू विल स्टडी वेल। थैंक यू।